हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के द्वारा मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2014 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य होता है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना। यानी कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि समानता को बढ़ावा दिया जाए। 2024 की थीम है हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ ऑल। अब बात आई है यहाँ पर दिवस की। तो मार्च माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के अलावा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है वर्ल्ड वाटर डे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, यानी टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे आपको ऐड हो जाना है, तो वहां पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड PDF भी मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास, नोट और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। फरवरी 2024 की ई-बुक उपलब्ध हो गई है ऐप पर, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअली रूप से किया गया है, और इसी दौरान मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ गया है। इस प्रकार से मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों मॉरिशस को इस पहल से जुड़ने का लाभ क्या मिलेगा? तो इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाओं का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? तो जब किसी मेडिकल स्टोर में आप जाते हैं और कोई भी टैबलेट खरीदते हैं तो उस टैबलेट पर उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, लेकिन जब आप सरकार के द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्र में जाएंगे और वही टैबलेट खरीदेंगे तो उसमें उस कंपनी का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो जन औषधि केंद्र में मिलने वाली जो दवाएं होंगी वो जेनेरिक दवाएं कहलाएंगी, ठीक है। और जो जेनेरिक दवाएं होती हैं उन दवाओं का जो दाम होता है, जो उनकी कीमत होती है, वो कुछ कम भी होती है, क्योंकि उसमें उस कंपनी का लोगो नहीं है, उस कंपनी का नाम नहीं है, इसलिए उनकी कीमत भी कम होती है। तो दोस्तों मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ गया है, तो इसके बाद अब मॉरिशस में भी जन औषधि केंद्र
खोले जाएंगे जहां पर जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अगालेगा द्वीप में एक नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा सेंट जेम्स जेट्टी का भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जिसको हमने कवर किया था, करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और यूपीआई के अलावा मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू की गई हैं, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य है जनता को जेनेरिक दवाओं के बारे में शिक्षित करना। चलिए बात करते हैं मॉरिशस की। तो दोस्तों, मॉरिशस के बारे में एक पहला पॉइंट है कि मॉरिशस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, ये है मेडागास्कर और यहाँ पर एक छोटा सा देश है मॉरिशस। और यहाँ पर दोस्तों जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर इंडिया मिलेगा। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति हैं पृथ्वी राज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ और मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसरो के द्वारा तमिलनाडु राज्य में एक नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ से रॉकेट लॉन्च की जाएगी। तो ये तमिलनाडु के थुटुकुडी जिले में स्थापित किया जा रहा है और यहाँ से SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि जो SSLV रॉकेट हैं वो यहाँ से लॉन्च की जाएगी। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। और इसरो के बारे में आप याद रखिएगा कि यह भारत की स्पेस एजेंसी है। चलिए दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में गगनयान मिशन के लिए P बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और S शुक्ला को एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया है। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नासा और जाक्सा के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। इसरो के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका शुरू किया गया है। IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2027-28 तक यानी 5 साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत ने की है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा और इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर पाई जाने वाली 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करना। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां संरक्षित की जाएंगी? तो इसमें चीता, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, तो इन सभी बड़ी बिल्लियों को संरक्षित किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर आप उन बिग कैट्स को देख पा रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा संरक्षित किया जाना है। तो ये है जगुआर, ये है दोस्तों पूमा, ये है लेपर्ड, ये है लाइन, ये टाइगर, ये चीता और ये है स्नो लेपर्ड। तो इन सभी को संरक्षित किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या 718 है और सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ है? लद्दाख में। कितने हैं लद्दाख में हिम तेंदुआ? 477। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या
3682 हो गई है। और दोस्तों सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने? 785। फिर इसके बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का कुनो नेशनल पार्क भारत में चीतों का एकमात्र स्थान है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 42। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है 42। यहाँ पर बात आई है बौद्धिक संपदा की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो ये क्या होता है चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। मान लिया आप कंप्यूटर में डिजाइनिंग का काम करते हैं, डिजाइन बनाने का काम करते हैं, और आपने कोई ऐसी डिजाइन बनाई जिस पर केवल आपका ही कॉपीराइट हो और उस पर केवल आपका ही अधिकार हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं, मान लिया आपने कोई गीत बनाया, उसको लिखा भी आपने है, उसको गाया भी आपने है, और उस पर केवल आपका ही कॉपीराइट हो, उस पर केवल आपकी ही अथॉरिटी हो, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। भारत का स्थान 42वां है। तो इस सूचकांक में 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और भारत का स्कोर रहा है 38.64%। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है 95.48% स्कोर के साथ। दूसरे स्थान पर यूके, तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें स्थान पर स्वीडन है। 2024 में अभी हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक 93 थी और पहला स्थान डेनमार्क का था। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक 66 और पहला स्थान यूएई का रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर रहा है और कनाडा का टोरंटो विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत 41वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई नहीं था और चौथे स्थान पर था डेनमार्क, पांचवें पर एस्टोनिया और छठे स्थान पर फिलीपींस रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स का फर्स्ट हाफ का इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो उसमें भारत 85वें नंबर पर रहा है और पहले नंबर पर जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी रहा है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो जारी किया गया था उसमें भारत 161वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। अगला क्वेश्चन है, तभी महोत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में तभी महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है और इसका आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक किया जाएगा। तो इस महोत्सव में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, सिकारा फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, केसर उत्सव जम्मू कश्मीर में, गुरेज फेस्टिवल ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया जाता है। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बांसुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था और 2019 में लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पिछले साल रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 6। तो 2022-23 के लिए 6 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी का अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इन पुरस्कारों को मंजूरी किसने दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए बात करते हैं अकादमी रत्न पुरस्कार विजेताओं की। तो कुचिपुड़ी कलाकार राजा और राधा रेड्डी को अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है। नाट्यकार दुलाल राय को, लोक गीतकार विनायक खेड़ेकर को, कथक कलाकार सुनैना हजारीलाल को, बीड़ा वादक आर विश्वेश्वरन को और नाटककार डीपी सिन्हा को अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 92 कलाकारों को प्रदान किया गया है। उनमें से कुछ की अगर हम बात करें तो अशोक सराफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं अशोक सराफ, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजीव वर्मा, यहाँ पर आप राजीव वर्मा को देख सकते हैं। बॉम्बे जयश्री, यहाँ पर आप बॉम्बे जयश्री को देख सकते हैं। तो इन सभी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 युवा कलाकारों को चुना गया है, जिनमें से नाटककार बेलूर रघुनंदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं बेलूर रघुनंदन, वीणा वादक सहाना एसबी, ये हैं सहाना एसबी, और गायक SR विनय सारबा। तो इन सभी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। महागौरव सम्मान 2024 निखिल बाग को प्रदान किया गया है। वाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में नोएडा को प्रदान किया गया है और KPP नामबियार पुरस्कार S सोमनाथ को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। दोस्तों यह पुस्तक केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर आधारित है। हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी दिवा करुणी के द्वारा लिखी गई है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक MJ अकबर के द्वारा लिखी गई है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। 2 पलकों की छांव में पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। इसके अलावा ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक को रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखा है। सिंधिया और 1857 पुस्तक को डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक को कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखा है। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी कंपनियां रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगी। IIT मद्रास स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो EV मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाट मित्रो ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत पोर्टल अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा और इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा और सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। तो दोस्तों भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष
सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। सहयोग को बढ़ाने के लिए और संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न और ये सभी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक सम्मान है ब्रिटेन में जिसे नाइटहुड बोला जाता है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? A.M. खानविलकर। किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? 2035 तक। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन में। तो किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? असम ने। बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में। पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है? तमिलनाडु में। मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल हुई हैं? 8 सीटें हासिल हुई हैं। किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था शफीकुर रहमान बर्क। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ। तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नाडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है आदार पूनावाला। टाटा सन्स के सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और अल्फाबेट इंक के और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। मास्टर कार्ड के माइकल माईवैक। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जाबा। और संसद टीवी के सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। और टीसीएस के हैं सीईओ के कृतिवासन। और इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारिक। तो दोस्तों, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वो है तुषार मेहता। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर तुषार मेहता बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।